कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद बिल्कुल स्नेहा की बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। स्नेहा का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए वो पूरी तरह से कांप गई थी। जब स्नेहा अकेली आई तो मीडिया वालों को भी बोलने का मौका मिल गया, लेकिन अब अंगद के सामने उनकी जुबान भी नहीं खुल रही थी। वो बस चुपचाप अंगद को देख रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। जिस तरह से उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था वो काफ़ी इंटेंस लग रहा था। अंगद ने अब अपना चेहरा स्नेहा की तरफ घुमाया और बोला, बीबी ये तो गलत बात है ना, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हो? मैं तो कब से बेताब था पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करने में, और तुम हो कि मुझे अकेला छोड़कर आ गई। इट्स नॉट फेयर बीबी। ये बोलते हुए उसका चेहरा स्नेहा पर बहुत झुका हुआ था। स्नेहा को उसके मुंह से शराब की स्मेल बहुत तेज आ रही थी। वो उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप नशे में हैं अंगद जी। अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, नशा? नशा तो मुझे तुम्हारा हो गया है मिस बग, एंड यू नो वाट, ये नशा बहुत खतरनाक है। इट इज़ सो डेंजरस, बट मुझे भी खतरों से खेलना पसंद है। ये बोलते हुए वो अपनी उंगली उसके होठों से हटाकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख चुका था और उसकी गर्दन को थोड़ा सेडेक्टिव वे में सहलाने लगा था। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अंगद अगर उसके करीब आता भी था तो वो बिल्कुल इमोशनलेस होता था, या फिर उस दिन उसने उसे तनुश्री समझकर जिस तरह से प्यार किया वो फीलिंग्स अलग थी। लेकिन आज वो उसे मिस बग कहकर बुला रहा था, मतलब उसे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा था। वो जानता था कि उसके सामने स्नेहा है, लेकिन फिर भी उसके इस तरह से करीब आना स्नेहा को गूज़बम्प्स दे रहा था। अंगद ने वापस मीडिया वालों की तरफ देखा और बोला, अब तो हम दोनों को अकेला छोड़ दूं या फिर अब और भी पिक्चर्स और वीडियो चाहिए? आई गेस इतना मसाला तो बहुत होगा तुम लोगों की टीआरपी के लिए। उसकी बात सुनकर मीडिया वाले हंसने लगे। मीडिया के साथ साथ पार्टी में आए हुए लोगों की नजरें भी अंगद और स्नेहा पर टिकी हुई थी। सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन वो लोग काफी दूरी पर थे तो उन्हें अंगद और स्नेहा की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। एक मीडिया वाला अंगद की तरफ देखते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन सर, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। उसके बोलते ही बाकी सब लोग भी यही बात बोलने लगे। अंगद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। मीडिया वाले अब वहां से पीछे की तरफ हट गए और उनके हटने के बाद अब संगम ने सबकी तरफ अपना हाथ दिखाकर उन्हें बाद में ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल वो अपनी मिस बग से बात करना चाहता था। उसने वापस अपना चेहरा स्नेहा की तरफ घुमाया और बोला, सब लोग मुझे कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, पता है किस बात की? स्नेहा ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ आपकी शादी की, मेरा मतलब है हमारी शादी की। अंगद ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारी शादी की नहीं, मेरी बर्बादी की। तुमसे शादी करके जो बर्बाद हुआ हूँ ना मैं, उस बर्बादी के लिए सब लोग मुझे कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। हाउ फकिंग फूल दे आर। पर उन्हें क्या पता कि मेरी शादी एक लड़की से नहीं हुई बल्कि एक चालबाज लड़की से हुई है, जिसने मुझसे शादी करते ही मुझसे सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। पर आज आज मैं उन सब चीज़ों का बदला लूँगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा दंग रह गई। मतलब अंगद के दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा था, लेकिन क्या, ये जानना स्नेहा के लिए आसान नहीं होने वाला था। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझे जो सज़ा देनी है, मुझसे जो बदला लेना है ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ पार्टी में ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा। सब लोगों को यकीन है आप पर कि आप कभी मित्तल फैमिली के नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्लीज़ किसी का यकीन मत तोड़िएगा। अंगद ने एक झटके से स्नेहा को छोड़ दिया। स्नेहा की कमर पर जिस तरह से अंगद का हाथ था, स्नेहा ने खुद को उसके हाथ पर ढीला छोड़ा हुआ था। जैसे ही अंगद ने हाथ हटाया वो हल्का सा लड़खड़ा गई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अंगद ने दोबारा उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे संभाल लिया। वो तिरछा मुस्कुराया और बोला,
सबके सामने गिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी। पर जो तुम मेरी नज़रों में गिरी हो ना, यहाँ से अब चाह कर भी तुम्हें उठा नहीं सकता। स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई, उसे हर्ट हो रहा था। अंगद की बातें उसे तकलीफ दे रही थी। अंगद उसके चेहरे पर एक बार फिर से झुका और बोला, यू नो वॉट, मित्तल फैमिली का नाम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस नाम के साथ खिलवाड़ करूँगा तो यू आर अ फुल, नथिंग एल्स। मैं कभी भी अपने नाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि तुम प्रो प्लेयर समझती हो खुद को, और तुम जैसे प्रो प्लेयर की धज्जियाँ कैसे उड़ानी है ये अंगद मित्तल को बहुत अच्छी तरह से आता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच मिस बकबक। ये बोलकर उसने एक बार फिर से स्नेहा की कमर पर अपना हाथ हटाया और उससे दूर हो गया। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अब आगे की तरफ बढ़ गया था, जबकि स्नेहा अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। अंगद आगे की तरफ आया और अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लगा। उसका पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब ये पार्टी रखी गई थी तो उसे लोगों से मिलना तो था ही। तभी संगम उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैड। संगम को वहां पर आते हुए देख उसके बिजनेस पार्टनर्स ने एक्सक्यूज मी कहा और वहां से साइड हट गए। संगम अभी भी अंगद की तरफ देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, डैड, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, झूठ। संगम उसकी बात पर हैरान हुआ। अंगद नीचे की तरफ झुका और बोला, आपको पता है आप कभी झूठ नहीं बोलते थे संगम बेटा, लेकिन अब आप झूठ के अलावा शायद कुछ और बोलते ही नहीं हैं। आप मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी स्नेहा माँ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे साथ ही बाहर आने वाली थी। लेकिन अब तो आपका इंतज़ार पूरा हो गया ना, तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी स्नेहा माँ के पास जाइए, उन्हें बहुत सारा प्यार कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो अब एक्स्ट्रा हो गया हूँ ना, मेरी फिक्र मत कीजिए। आप जाकर अपनी स्नेहा माँ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बोलकर वो वापस सीधा हो गया और वहाँ से चला गया। संगम बस उसे जाता देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंगद अभी भी उससे नाराज नहीं हुआ था, इसलिए अब उसे अंगद की नाराज़गी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो स्नेहा से बहुत प्यार करता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंगद से कम प्यार करने लगा था। वहीं स्नेहा जो उसके पीछे ही खड़ी थी, जब उसने अंगद को संगम से यूं बात करते हुए देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगद और संगम के बीच आ गई हो। वो खुद से बोली, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये बोलते हुए उसकी खुद की आंखों में नमी भर गई थी। वहीं अचानक ही संगम की नजरें स्नेहा पर गई तो वो मुस्कुराया और भागते हुए उसके पास आ गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, आपको पता है आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, आपको बुरा लग रहा है ना? संगम तुरंत बोला, बुरा? किस बात का बुरा लग रहा है मुझे स्नेहा माँ? स्नेहा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्योंकि आपके डैड आपसे नाराज़ हो गए हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना? संगम मुस्कुराया और बोला, अगर सच कहूँ स्नेहा माँ तो मुझे सिर्फ बुरा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर किसी से प्यार करना गलती तो नहीं होती ना, और वो भी अपनी मॉम से प्यार करना। दादी माँ बताती हैं कि डैड मॉम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मॉम उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि भगवान को उनकी ज़रूरत थी। अब मेरे पास सिर्फ डैड हैं, पर मुझे मॉम भी चाहिए, और आप मेरी स्नेहा माँ हो। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं आपको प्यार करता हूँ तो डैड मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि सबकी मॉम होती है, मुझे भी तो मॉम चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि डैड का प्यार मेरे लिए कम है, लेकिन मुझे आप भी चाहिए हो स्नेहा माँ, सिर्फ आप ही नहीं, मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए। वो बोले जा रहा था और स्नेहा बस उसे देखे जा रही थी। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। कितना समझता है वो प्यार को, रिश्तों को। और एक तरफ अंगद है जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा था कि अगर वो स्नेहा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, उसे अपनी दुनिया में जगह देगा, तो उस दुनिया में प्यार बढ़ेगा। वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगी संगम को। अगर वो चाहता है कि स्नेहा कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, सिर्फ इस डर से
कि कहीं आने वाला बच्चा संगम की जगह ना ले ले, या फिर उसके आने से स्नेहा संगम के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। वो इस बात पर प्रेगनेंसी पिल्स भी लेने को तैयार थी, पर कम से कम अंगद उसे अपनी दुनिया में शामिल तो करे ना। पर यहाँ तो वो बस उसे चालबाज समझ रहा था, और वो जो उससे उसका संगम छीनना चाहती है, जबकि वो तो खुद प्यार के लिए तड़प रही थी। संगम को स्नेहा ने झट से अपने सीने से लगाया और बोली, आप ये सब बातें छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने खाना खाया। संगम अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, मुझे याद नहीं आ रहा स्नेहा माँ। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लेती हूँ। ये बोलकर वो नीचे की तरफ झुकी और फिर संगम के पेट के पास अपने कान लगाते हुए बोली, मेरे छोटे से संगम का छोटा सा टमी, जल्दी से बताओ खाना खाया या नहीं। ये बोलकर वो एकदम से पीछे की तरफ हट गई और फिर संगम की तरफ देखते हुए बोली, आपका टमी तो गुस्से से पागल हो रहा है संगम बेटा। ये कह रहा है कि आपने इसे शाम से कुछ नहीं खिलाया और अभी से बिना खाने के गुस्सा आ रहा है। हमें जल्दी से टमी फुल करना होगा, तभी जाकर टमी शांत होगा। उसकी बात सुनकर संगम हंसते हुए बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है स्नेहा माँ, टमी कोई बोलता थोड़ी ना है। स्नेहा ने तुरंत उसका कान पकड़ लिया और बोली, अच्छा, और हमने खाना खाया है या नहीं ये कौन भूलता है। संगम ने अब मासूम सा मुंह बनाया। स्नेहा ऊपर की तरफ उठी और उसे गोद में उठाकर सामने की तरफ जाने लगी, जहाँ पर सोफे लगे हुए थे। उसने संगम को एक सोफे पर बिठाया और फिर जल्दी से एक प्लेट में खाना डालकर उसके लिए लेकर आई। वो उसे प्यार से खाना खिला रही थी। वहीं दूसरी तरफ निश्चय आहूजा, जो कुछ ही देर पहले पार्टी में आया था, उसकी नज़रें स्नेहा को ढूंढ रही थी। और जैसे ही उसने स्नेहा को संगम के साथ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, उस दिन हॉस्पिटल में तो हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ही खराब तरीके से हुआ था मिसेस स्नेहा अंगद मित्तल। अब एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं स्नेहा संगम को खाना खिला रही थी कि तभी शारदा जी उसके पास आई और बोली, जब संगम का खाना फिनिश हो जाए तो उसे एक सर्वेंट के साथ अंदर भेज देना, वो सर्वेंट इसे अच्छे से सुला देगी, रात बहुत हो गई है। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैं संगम को सुला दूंगी, मैं खुद इसके साथ अंदर चली जाऊंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी बोली, नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम इसे सुलाने जाओगी तो तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, अभी बहुत से मेहमानों को तुमसे मिलना है स्नेहा। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, पर पहले तुम संगम को खाना खिला दो, उसके बाद मैं मिलवाती हूँ तुम्हें सबसे। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने अपना सिर हिलाया। शारदा जी वहाँ से चली गई और स्नेहा अब दोबारा संगम को खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद जब संगम का खाना फिनिश हो गया तो स्नेहा उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर एक सर्वेंट खड़ी थी। उसने उस सर्वेंट को संगम का हाथ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप इसे अंदर ले जाइए और अच्छे से सुला दीजिएगा, और हाँ, बाहर मत आइएगा, इसके साथ ही रहिएगा। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और संगम के साथ अंदर की तरफ चली गई। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर पार्टी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ। स्नेहा ने हैरानी भरी नज़रों से उस शख्स की तरफ देखा। वो शख्स उसे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, निश्चय आहूजा था। निश्चय स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, हेलो मिसेज मित्तल। स्नेहा निश्चय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। निश्चय मुस्कुराया और बोला, वैसे इस नाचीज की शक्ल इतनी तो खराब नहीं है कि आप इतनी आसानी से उसे भूल जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हम दोनों पहले हॉस्पिटल में मिले थे। शायद आप अपने जेठ जेठानी के साथ हॉस्पिटल में आई थी, वहाँ पर आपने मुझे देखा और एक्चुअली मैंने आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी, जिसके लिए आपने मुझे बहुत डांटा भी। स्नेहा उसकी बात सुनते हुए उस इंसिडेंट को याद कर रही थी, और जब उसे वो सब कुछ याद आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। निश्चय मुस्कुराया और बोला, मैं एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, उनका अच्छा फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर भी। उसकी बात सुनकर अब स्नेहा को थोड़ा अजीब लग रहा था। अंगद के दोस्त ऐसे होंगे ये जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
वहीं कुछ ही दूरी पर अंगद अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा था। जब उसने निश्चय और स्नेहा को बात करते हुए देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। उसके हाथ में ड्रिंक से भरा हुआ एक गिलास था जो एक झटके से टूटा और कांच टूटने की आवाज़ दूर तक पहुंच गई। थोड़ा सा कांच अंगद के हाथ में भी धंस गया था। जब स्नेहा ने वो कांच टूटने की आवाज़ सुनी तो उसने नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। अंगद को यूं देखकर उसका दिल धक सा रह गया। वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ गई। निश्चय ने उसे जब उसके लंगड़ाते हुए पैर के साथ यूं आगे बढ़ते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से साइकास्टिक स्माइल आ गई। वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, प्यार में इंसान कितना तड़पता है ना, जो चीज़ हमसे नहीं होती वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा अंगद के लिए प्यार देखकर तो मुझे जलन हो रही है। अब अपने जलते हुए दिल को थोड़ा सुकून तो देना पड़ेगा ना। तुम्हें मेरे करीब भी तो आना पड़ेगा ना। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं अंगद ने अपने बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज मी कह दिया था। वो एक तरफ जाने लगा। तभी स्नेहा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये आपके हाथ में कांच का गिलास कैसे टूट गया? सारा कांच आपके हाथ पर चुभ गया है। आपने ये जानबूझकर किया ना? अंगद बड़े ही तीखे लहजे में बोला, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है? कहीं इस गलत फहमी में तो नहीं हो कि तुम्हारी मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे लिए मैं खुद को ही हर्ट करूँगा। स्नेहा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, पता नहीं मुझे हर्ट करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं आप, तो खुद को हर्ट भी कर ही सकते हैं। अंगद व्यंग से बोला, बिल्कुल भी नहीं, इतनी मायने नहीं रखती हो तुम मेरे लिए। स्नेहा ने उसके हाथ को पकड़ा और बोली, जब मैं इतनी मायने ही नहीं रखती तो फिर मुझे इतनी सफाई भी क्यों दे रहे हैं आप? मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपने खुद को चोट मेरे लिए पहुंचाई है या नहीं, तो फिर आप मुझे ये प्रूफ क्यों करना चाहते हैं? उसकी बातें सुनते हुए अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसने एक झटके से स्नेहा से अपना हाथ खींच लिया। स्नेहा ने दोबारा उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे कांच निकालने दीजिए और हाथ पर पट्टी करनी पड़ेगी। अंगद गुस्से से बोला, तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं करवाने वाला। तुम्हारा हाथ जो मेरे हाथ पर है वो मुझे मेरे जख्म से भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो नहीं लगाऊंगी। मैं आपको हाथ किसी और को बुला लेते हैं जो आपके हाथ पर मरहम पट्टी कर देगा। अंगद कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से ही डांस फ्लोर पर होस्ट ने अंगद और स्नेहा के डांस की अनाउंसमेंट कर दी। अंगद तिरछा मुस्कुराया और बोला, जख्म पर मरहम पट्टी करना तो नॉर्मल स्टाइल है, आज कुछ अलग करते हैं ना। जख्मों पर मरहम पट्टी नहीं बल्कि नमक छिड़कते हैं, और तुम्हारे साथ डांस करने से ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। ये बोलकर उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए डांस फ्लोर की तरफ ले गया। स्नेहा एकदम शॉक्ड रह गई। स्नेहा उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? जरा रुक जाइए ना, आपके हाथ पर चोट लगी है। अंगद ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोला, जो खुद दर्द देना चाहते हैं मुझे, उन्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो उसे स्टेज पर ले आया। फिलहाल स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि म्यूजिक और लाइट दोनों एक साथ ऑन होने वाले थे। सबकी नज़रें स्टेज पर टिकी हुई थी। सब लोग अंगद और स्नेहा को देखना चाहते थे। अभी तक उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया गया था, वो भी डांस परफॉर्मेंस के बाद ही दिया जाने वाला था। स्नेहा को डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि अंगद हद से ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। अचानक स्टेज पर लाइट ऑन हुई और फोकस सीधा अंगद और स्नेहा पर आया। दूसरी तरफ म्यूजिक भी ऑन हो गया। पल दो पल की ही क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफ़ी नहीं। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ अंगद ने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रख दिया। स्नेहा एकदम से सहम उठी। अंगद का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना क्या? सबको ये नहीं दिखाना कि हम कितने रोमांटिक हैं, हम दोनों के बीच कितना प्यार है? मेरी फैमिली ने इसीलिए तो ये रिसेप्शन रखा है ना, ताकि वो शो कर सके कि मैं इस शादी में कितना खुश हूँ। एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए, और मैं उसके आने से कितना खुश हूँ। तो चलो सबको मैं अपनी खुशियाँ दिखाता हूँ। ये बोलते हुए उसका चेहरा स्नेहा के चेहरे पर झुका हुआ था।
तो खुदा से मांग लो मोहल्लत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं। स्नेहा कुछ बोलने लगी लेकिन अचानक ही अंगद ने उसे जोर से गोल घुमाया। स्नेहा हल्का सा लड़खड़ा गई लेकिन अंगद ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। स्नेहा की सांसें एक पल के लिए हलक में अटक गई। उसकी पीठ अंगद के सीने से लगी हुई थी। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। अंगद का ये गुस्सा देखकर वो उसके करीब भी नहीं रह पा रही थी लेकिन अचानक ही जब अंगद का चेहरा उसे अपने कंधे से महसूस हुआ, अंगद ने उसके बालों को गर्दन के पीछे से हटाया और फिर उसकी गर्दन पर अपने लबों को रगड़ने लगा। स्नेहा की सांसें गहरी होने लगी। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद है मिली। जिस तरह से अंगद की गहरी सांसों को स्नेहा अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी, स्नेहा की खुद की सांसों में तूफान आना शुरू हो गया। वो तुरंत अंगद की तरफ पलट गई। अंगद उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि फिलहाल उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा था बल्कि दुनिया जहां का प्यार नजर आ रहा था। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करने लगा। स्नेहा धीमे से बोली, लोगों को दिखाने के लिए आपको मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है अंगद जी, और आपने जो सोचा मेरे लिए इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती। अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर कसकर उसे बिल्कुल खुद से सटा लिया। स्नेहा के दोनों हाथ अंगद के कंधे पर आ गए। अंगद ने अब अपना हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाया और फिर उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में उलझाते हुए उसके साथ डांस मूव करने लगा। स्नेहा उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अंगद का चेहरा इस वक्त बेहद लाल नजर आ रहा था। स्नेहा का पूरा हाथ खून से चिपचिपा हो चुका था। अंगद के हाथ से खून बहना बेशक से बंद हो गया था लेकिन स्नेहा उसका दर्द महसूस कर सकती थी। अंगद ने उसका हाथ और अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसके हाथ को चूमने लगा। स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। अंगद उसकी आंखों में आंसू देखकर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, लोगों को लग रहा है कि तुम मेरी हमदर्द हो, मेरी जिंदगी में आई हो मेरी बेरंग जिंदगी को रंगों से भरने, मेरे गमों और अकेलेपन से भरी जिंदगी में खुशियां भरने। लेकिन गलत, तुम मेरी हमदर्द नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द हो। ये बोलकर उसने स्नेहा का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और उसे गोल घुमाना शुरू कर दिया। स्नेहा का पैर लड़खड़ा रहा था लेकिन अंगद उसे बार बार गोल घुमाए जा रहा था। स्नेहा को चक्कर आने लगे। सब लोग जो अब तक उनके डांस को एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, विसल बजा रहे थे, वे अब हैरान होने लगे। अचानक ही अंगद रुका और स्नेहा चक्कर खाते हुए बिल्कुल उसके सीने से लग गई। अगर वो उसके सीने से नहीं लगती तो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर जाती, पर अंगद शायद उसे गिरने भी नहीं देता। उसने स्नेहा की पीठ पर अपना हाथ रख लिया। स्नेहा हैरानी भरी नज़रों से अंगद को देख रही थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी अंगद मित्तल हूँ जो आज तक नहीं हारा, तो अब भला कैसे हार जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे संगम से दूर कर दोगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? कि संगम मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन अब तुम्हें उससे दूर करने के लिए मैं संगम को खुद से ही दूर करूंगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा शॉक्ड रह गई। अंगद उसके एक्सप्रेशंस देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, वादा तो मुझे तुमसे कोई नहीं करना, लेकिन तुम्हें चैलेंज जरूर कर देना है कि तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। मैंने तुम्हें मासूम और भोली भाली समझा था लेकिन तुम थोड़ी शातिर निकली। पर तुम अंगद मित्तल के दिमाग का मुकाबला भी नहीं कर सकती। तुम मेरी हमदर्द तो बिल्कुल नहीं बनोगी, लेकिन तुम मुझे चाह कर भी कोई दर्द नहीं दे सकती। ये बोलकर उसने अब स्नेहा का हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में उलझा लिया और उसे हल्का सा खुद से दूर कर दिया। वो उसे घुमाते हुए उसके साथ साथ घूमने लगा। उसका हाथ एक हाथ स्नेहा की कमर पर था और दूसरे से उसने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। उन दोनों के कदम लगातार घूम रहे थे और स्नेहा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस संगत की बातों में उलझ कर रह गई थी। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। उसका दिमाग जैसे एकदम ब्लैंक हो गया था, ये जानकर कि अंगद स्नेहा को संगम से दूर रखने के लिए खुद संगम को ही खुद से दूर कर रहा है।
उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। धीरे धीरे अब लाइट डिम होने लगी और फिर एकदम से अंधेरा हो गया। म्यूजिक बंद हो चुका था और वहां पर सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन स्नेहा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। स्नेहा झट से बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा अंगद जी, आपको जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँ तो ठीक है, मैं आपकी ज़िंदगी से जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ संगम को खुद से दूर मत कीजिएगा। उसके पास पहले ही उसकी मॉम नहीं है, और अगर उसके डैड भी उससे दूर हो जाएंगे तो। अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वे दोनों फिलहाल एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सांसें जिस तरह से आपस में उलझ रही थी वे एक दूसरे को महसूस जरूर कर सकते थे। अंगद बेहद गहरी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस स्नेहा व्यास। उसे संभालने के लिए और उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। पर अब तुम सोचो कि जिसके लिए तुम इस घर में आई थी, जब वही इस घर में नहीं होगा तो तुम्हारा इस घर में वजूद क्या होगा। जैसे ही उसने ये कहा लाइट एकदम से ऑन हो गई। स्नेहा अंगद की आंखों में देखने लगी, जहां उसे अपने लिए बेहिसाब गुस्सा और बेइंतहा नफरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि संगम अंगद से दूर हो जाए। तभी अंगद ने एक बार फिर से स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा और सामने की तरफ देखने लगा, जहां सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अंगद मुस्कुराया और बोला, इंजॉय करो वाइफी, बस कुछ ही पल की खुशी है जो तुम्हारे हिस्से आई है। उसके बाद आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ हेल। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा संगम मुझसे दूर होगा तो तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा नफरत भरी नज़रों से स्नेहा को देख रहा था, लेकिन उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी जो साफ बता रही थी कि वो जो कह रहा है उसे पूरा भी करेगा। स्नेहा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। वो अंगद को छोड़कर कभी नहीं चाहती, लेकिन अब बात संगम की आ गई थी। अंगद ने स्नेहा को धमकी दी कि वो संगम को खुद से भी दूर कर देगा, और स्नेहा ये कभी नहीं होने दे सकती थी। आज जब उसने संगम की बातें सुनी कि सबके पास मॉम है इसलिए उसे भी मॉम चाहिए, तो वो शॉक्ड रह गई थी। अब वो अपनी वजह से संगम से उसके डैड को नहीं छीन सकती थी, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही होस्ट उन दोनों के करीब आ गया और उनका इंट्रोडक्शन और स्पेशल स्पीच देने लगा। सब लोग अंगद और स्नेहा को देख रहे थे। वहीं अंगद गुस्से भरी नज़रें स्नेहा पर डालते हुए बोला, देखो सबकी नज़रें तुम पर हैं। स्नेहा तुरंत बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अंगद झट से बोला, क्यों, तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना। वेल बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन उन खास नज़रों से तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। आई मीन वो नज़रें जो तुम्हें बहुत पसंद है, वो शख्स जो तुम्हें बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंगद बोलना क्या चाहता है। अंगद एक बार फिर से बोला, तुम बाहर जाती हो किसी से मिलने तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल होता होगा। आज तो तुम्हारे पास मौका है, अब तुम्हें जितना इस मौके का फ़ायदा उठाना है तुम उठा सकती हो। ये बोलकर उसने स्नेहा की कमर से अपना हाथ हटा दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। उसकी बातों ने स्नेहा का दिमाग घुमा दिया था। उसे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि ज़रूर अंगद को कोई गलतफहमी हुई है। क्या सामने की तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसकी नज़रें स्नेहा को खुद पर इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि वो खुश होगी। कोई ऐसा जिससे वो बाहर मिलने जाती है, लेकिन अब वो मित्तल मेंशन आ गया है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खुद से ही बोली, मैं आपका क्या करूं अंगद जी, पता नहीं कैसे इंसान हैं आप, खुद से कुछ भी सोचते हैं, कितना कुछ इमेजिन कर लेते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं आपकी कौन सी गलतफहमी दूर करूं। ये गलत फहमी कि मेरे इरादे क्या हैं, आपसे संगम को दूर करना या फिर संगम को एक माँ का प्यार देना, आपसे आपका सब कुछ छीनना, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसे प्यार से आपको भर देना। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो भी अब तुरंत स्टेज से उतर गई, क्योंकि वो सबको अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। वो नीचे की तरफ आई तो अब शारदा जी ने उसे घेर लिया। शारदा जी उसे अपने मेहमानों से मिलवा रही थी। वहीं आभा ध्रुव के साथ अंदर जा चुकी थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से अब उसे थोड़ी थकावट रहने लगी थी। स्नेहा बेशक से शारदा जी के मेहमानों से मिल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी, पर अंगद उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था।
उसे तो बेशक से अंगद कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंगद को वो अच्छे से दिखाई दे रही थी और उसकी नज़रों को यूं घूमते हुए देख उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा निश्चय को ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद स्नेहा शारदा जी को 5 मिनट का बोलकर दूसरी तरफ आई। वो अभी भी अंगद को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अचानक से निश्चय उसके पास आकर खड़ा हुआ। अपने सामने निश्चय को देखकर स्नेहा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो बेशक से पहले उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब वो उसे बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी और पहचान भी। वो तुरंत बोली, आप बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? निश्चय, जिसने अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था, वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, यू नो वाट, मेरा नाम निश्चय आहूजा है। इंडिया का फेमस बिजनेसमैन हूँ मैं। लोगों को समझना और पहचानना दोनों ही बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। स्नेहा तुरंत बोली, आपको क्या आता है और क्या नहीं, ये जानने में मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी कि अचानक ही अंगद उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अंगद को अपने सामने देखकर एक पल के लिए उसका दिल धक सा रह गया। वहीं अंगद निश्चय की तरफ देखा और बोला, हेलो मिस्टर आहूजा। निश्चय भी उसे अपने सामने देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। अभी तो उसकी और स्नेहा की इतनी कोई बात भी नहीं हुई थी कि वो अंगद को थोड़ा परेशान कर सके, उसके मजे ले सके। वहीं अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है आप दोनों के बीच कोई नाराजगी चल रही है। उसकी बात सुनकर न सिर्फ स्नेहा बल्कि निश्चय भी हैरान हुआ। अंगद एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, आई एम सो सॉरी, आई मीन कहीं आपको मेरी बातें अजीब ना लगे, लेकिन कुछ वक्त पहले आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखा। काफ़ी बातें कर रहे थे आप। मुझे लगा आप दोनों फ्रेंड्स हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप दोनों फ्रेंड्स ही हैं ना? उसका ये कहना किस तरफ जा रहा था स्नेहा को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था। उसे अब अंगद की उन बातों का मतलब भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था जो उसने उसे कुछ वक्त पहले कही। उसकी आंखों में आंसू आने को हो गए थे। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो वाइफी? आई मीन दोस्तों के बीच लड़ाई होती रहती है, ऐसे में बात को दिल पर क्यों लगाना? और आप मिस्टर आहूजा, अपनी फ्रेंड का दिल मत दुखाइए ना। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी वाइफी आपकी फ्रेंड है। अब तो हमारा बिजनेस के साथ साथ एक पर्सनल रिलेशन भी हो गया। निश्चय को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो इनकार भी नहीं कर सकता था। आखिर अगर उसे अंगद के दिमाग के साथ खेलने का मौका मिल रहा है तो वो क्यों ना खेले। और हाँ, वो इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि स्नेहा उसका पोपट ना कर दे। वहीं स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है अंगद जी। अंगद मुस्कुराया और बोला, बातें करने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास स्नेहा। आज की रात तुम मेहमानों को अटेंड कर लो। आई मीन हम दोनों कहाँ कहीं भाग रहे हैं, आराम से बातें करेंगे। मैं चलता हूँ, यू एंजॉय योर सेल्फ। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक का ग्लास हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और फिर वहाँ से चला गया। स्नेहा उसे जाते हुए देखती रह गई। वहीं जैसे ही वो अंगद के पीछे पीछे जाने लगी, निश्चय तुरंत उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं आप मिसेस स्नेहा मित्तल? मतलब अभी अभी आपके हस्बैंड कहकर गए हैं ना कि ज़रा आज की रात हमें वक्त दीजिए, तो आप उनके पीछे पीछे क्यों जा रही हैं? वो कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? उनके साथ जितना मर्जी वक्त बिता लीजिएगा, पहले ज़रा सा वक्त हमें तो दीजिए। ये बोलते हुए वो स्नेहा के बिल्कुल करीब हो गया। स्नेहा गुस्से में जबड़े कस लिए। उसका गुस्सा देखकर निश्चय तुरंत बोला, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है स्नेहा? उसके मुंह से अपना नाम इस तरह से सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। निश्चय मुस्कुराते हुए बोला, आपके पति अभी अभी हम दोनों को दोस्त बनाकर गए हैं, तो दोस्तों में ऐसे ही नाम लिया जाता है ना? वेल, मैंने अभी देखा जब आप दोनों डांस कर रहे थे। डांस थोड़ा रोमांटिक था, लेकिन आपको नहीं लगता उसमें थोड़ा अग्रेशन भी था? आई मीन मुझे नहीं पता बाकी दुनिया वालों को क्या नज़र आता है और क्या नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ नज़र आया। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुझे अपने जख्मों पर मरहम लगाने का मौका दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्नेहा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपको पता है निश्चय आहूजा जी कि आप ना घटिया और बेगैरत इंसान तो है ही, साथ में कतई बेशर्म भी हैं और इंसानियत भी आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप जैसे इंसान धरती पर हैं ही क्यों।
आप लोगों को तो धरती पर नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए भी कि अंगद जी को गलतफहमी हुई है, आपने उनकी गलतफहमी को दूर नहीं किया, बल्कि उनकी गलतफहमी को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चय मुस्कुराया और बोला, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आप बताइए, आप क्या कर रही हैं स्नेहा? जिस इंसान को आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्यों आप उसके पीछे पीछे जा रही हैं? जरा मुझ पर नज़र डालिए, हो सकता है मैं सच में आपको वो सब दे दूँ जो आपको अंगद से नहीं मिल रहा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब बेशर्मी झलक रही थी। वहीं अंगद जो वहां से साइड हट गया था, उसने पलट कर पीछे स्नेहा और निश्चय की तरफ देखा। उन दोनों को अभी भी एक दूसरे के साथ देखकर उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। उसने अपने जबड़े कस लिए थे और एक बार फिर से उसके हाथ में कांच का गिलास टूट गया, लेकिन इस बार वो आवाज़ स्नेहा को नहीं सुनाई दी। वो गुस्से से निश्चय को देख रही थी। अब उसने निश्चय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की और बोली, आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, मुझसे दूर रहिए, वरना सच बता रही हूँ, अगर मैं चुप रहना जानती हूँ ना तो मिल लो सबके सामने। आपका तमाशा बनाना भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच आग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अगर इस आग में मैंने आपको जलाकर राख नहीं कर दिया तो मैं भी स्नेहा अंगद मित्तल नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी गुरूर झलक रहा था। वो तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई और अब एक बार फिर से उसकी नज़रें अंगद को ढूंढने लगी थी। उसने एक सर्वेंट से अंगद के बारे में पूछा तो उस सर्वेंट ने बताया कि अंगद अभी अभी घर के अंदर गया है, शायद वो संगम के रूम की तरफ गया है। स्नेहा अब झट से अंदर की तरफ आई। अंदर जैसे ही उसने संगम के रूम में कदम रखा, वो चौंक गई, क्योंकि सामने अंगद संगम के लिए पैकिंग कर रहा था। उसने सामने की तरफ एक बहुत बड़ा बैग रखा हुआ था जिसमें वो संगम के ऑलमोस्ट कपड़े रख चुका था और अब उसका बाकी छोटा मोटा सामान रख रहा था। स्नेहा अंगद की तरफ आई और उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं अंगद जी? आप संगम का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अंगद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, तुम फ्री हो गई? अपने बॉयफ्रेंड, ओह सॉरी सॉरी, बॉयफ्रेंड नहीं फ्रेंड से फ्री हो गई तुम? वो चला गया क्या? अगर तुम्हारा उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन था तो चली जाती। यहाँ क्यों आ गई तुम? यहाँ पर फिलहाल तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अब होगी भी नहीं। हैरानी से अंगद की तरफ देख रही थी। इतनी छोटी सी बात का अंगद ने बतंगड़ बनाकर रख दिया था। वो तो निश्चय को जानती तक नहीं थी, लेकिन अंगद खुद से ही अज्यूम कर रहा था कि वो स्नेहा का बॉयफ्रेंड है। वो अंगद के बिल्कुल पास आकर उसके हाथों से संगम का सामान खींचते हुए बोली, आपको मुझसे जो कहना है ना कह दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, ना कोई जवाब दूंगी और ना ही कोई सफाई दूंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप संगम को लेकर यहाँ से चले जाएंगे या फिर संगम को मुझसे दूर कर देंगे या फैमिली से दूर कर देंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं अंगद जी, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। संगम यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अंगद ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? उसकी सौतोली माँ? पर सॉरी, जहाँ तक मैं जानता हूँ इंडियन लॉ में तो अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि सौतेली माँ अपने बच्चों पर हक जताए। हाँ, सौतेली माएँ बच्चों से नफरत करती हैं, उन्हें टॉर्चर करती हैं, ये सब तो मैंने बहुत बार सुना है। स्नेहा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, यही तो बात है कि आप जो भी सुनते हैं गलत ही सुनते हैं अंगद जी। अगर सौतेली माएँ सौतेली बच्चों से नफरत करती हैं, उन्हें टॉर्चर करती हैं, तो कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने सौतेले बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और मेरा और संगम का जो रिश्ता है ना, वो मुझे आपको प्रूव करने की ज़रूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना तो अब मैं भी समझ चुकी हूँ कि मैं बेशक से अपनी जान दे दूँ, लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, पर मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊं, संगम से दूर चली जाऊं, तो ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी शारदा जी अंदर की तरफ आई। बाहर से मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया था। लगभग से मेहमान तो जा भी चुके थे, बस कुछ का ही जाना बाकी था जो धीरे धीरे निकल रहे थे। शारदा जी ने अब अंदर आकर इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। और अब संगम के रूम में आकर जब उन्होंने स्नेहा और अंगद को यूं बहस करते हुए देखा तो उनकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो आगे की तरफ आई और सामने रखे हुए बैग की तरफ देखते हुए बोली,
ये सब क्या है? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? स्नेहा ने शारदा जी की तरफ देखा और बोली, सासू माँ प्लीज़ आप अंगद जी को रोकिए ना, वो संगम को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। स्नेहा की बात सुनकर शारदा जी ने हैरानी से अब अंगद की तरफ देखा और बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ अंगद, तुम संगम के साथ कहीं जा रहे हो, लेकिन कहाँ और क्यों? और तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं वेकेशन पर जा रहे हो क्या? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, बिल्कुल भी नहीं, वेकेशन तो शायद फ़िलहाल हमारी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। मैं संगम को लेकर बेंगलुरु जा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है और अब मैं उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। हॉस्टल का नाम सुनते ही स्नेहा के होश उड़ गए। इतना छोटा सा बच्चा हॉस्टल में रहेगा कैसे? ये सोचकर ही जैसे उसकी रूह कांप उठी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी बहुत खूबसूरत है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना भी अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।